जय हिंद दोस्तों। इंग्लिश लिटरेचर के दुनिया में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको एक नई दुनिया की सैर करवाता हूँ और वो दुनिया किसकी है तो गरीबों की दुनिया है। और उस दुनिया का सैर कहानी के माध्यम से करवाता हूँ, जिस कहानी से माध्यम के गरीबों की दुनिया की ओर ले चलता हूँ। असहायों, वंचितों, दलितों, महरूम लोगों की दुनिया की ओर ले चलता हूँ एक कहानी के माध्यम से। उस कहानी का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसे इंडियन राइटर, ऑथर, कॉलमनिस्ट एनिस जंग ने लिखा है। एनिस जंग टुक बर्थ इन राउरकेला, उड़ीसा। राउरकेला में इनका जन्म होता है। शी गॉट हर एजुकेशन इन हैदराबाद, which is the capital of Andhra Pradesh, and she got her further education in USA. इनके माता पिता दोनों ऑथर्स थे, लेखक थे, तो निश्चित रूप से विरासत में, हेरिटेज में राइटिंग इन्हें मिला है। लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल पे यदि आप गौर करें, लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब वसंत। वसंत क्या यहाँ पे है? एक सिंबोलिज्म है खुशियों का। दिस इज अ सिंबोलिज्म ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, mirth, ग्ली। ये खुशी का पर्याय है। और ये स्प्रिंग खो गया है। किनकी खुशियां गायब हो गई है? तो सब टाइटल देखेंगे इस स्टोरी का, तो यहां पे है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। बचपन चोरी हो गई, चुराए हुए बचपन, माने बच्चों की खुशियां गायब हो गई है। कौन से बच्चों की खुशियां की बात यहां पे एनिस जंग कर रही है? तो जो दबे कुचले वंचित परिवार से आते हैं, उन बच्चों की खुशियां की बात है। एक और बड़े बड़े पार्कों में बड़े बड़े घरों के लोग, बच्चे खेलते हैं, किलकारियां मारते हैं, जश्न मनाते हैं, क्लब में जाते हैं। और दूसरी ओर गरीबों के बच्चे जीविकोपार्जन के जद्दोजहद में अपने बचपन को खो देते हैं। शायद लॉस्ट स्प्रिंग ऐसे ही वंचितों, ऐसे ही असहाय बच्चों की कहानी है। दिस स्टोरी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये कहानी आपका 2 भागों में बांटा गया है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, the narrator Anis Jung describes rag pickers of सीमापुरी। इस कहानी के फर्स्ट पार्ट में नरेटर, लेखिका सीमापुरी, जो कि दिल्ली के बगल में स्थित है, अवस्थित है, अब तो दिल्ली का ही एक पार्ट है, वहां के रैग पीकर के, कचरे चुनने की कहानी को सुनाती है। वो राइटर ने बड़ा मजेदार, इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी को लिखा है। शी हैज रिटन इन ए डायलॉग मैनर। डायलॉग, संवाद है यहाँ पे उन वंचित बच्चों के बीच और एनिस जंग के बीच। ये भी एक तरह से कहा जाए तो ऑटोबायोग्राफिकल नोट में ही लिखा गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रांजिशन है, चेंज है, परिवर्तन है। इस कहानी को, स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एनिस जंग डायलॉग, संवाद की बात की है। कुछ उससे पूछती है, कुछ वो इससे पूछता है, कुछ वो बताते हैं, कुछ ये बताती है। सॉरी। तो कहानी की शुरुआत कैसे होती है? एक सवाल से, क्वेश्चन से शुरू होती है स्टोरी। व्हाई डू यू डू दिस?
उसके पड़ोस में सुबह सुबह जब उठती है तो देखती क्या है कि एक बच्चा कचरा चुन रहा होता है और उस बच्चे से सवाल ये पूछती है कि तुम ये क्यों करते हो। बच्चा का सिंपल जवाब होता है, बिकॉज आई हैव नथिंग एल्स टू डू, चूंकि मुझे करने के लिए कुछ भी नहीं है। नरेटर फिर कहती है, व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं चले जाते हो। तो बच्चा जवाब देता है, बिकॉज देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, इफ दे बिल्ड वन आई विल गो। देखिए, बच्चा वो कचरा चुन रहा होता है, लेकिन जब उससे सवाल पूछते तुम ये क्यों करते हो, बताता है कि मुझे करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो सवाल करते कि स्कूल क्यों नहीं चले जाते हो, बताता है मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, लेकिन वो बना देंगे तो मैं जाऊंगा। दे किसके लिए किया है, प्रोबेबली दे वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर द गवर्नमेंट। भले वो कचरा चुनता है, लेकिन पढ़ने की लालसा, ललक, क्रेविंग, डिजायर, विश, विल उसके पास भी है। नरेटर मजाक करते हुए उसे कहती है, इफ आई बिल्ड ए स्कूल विल यू कम। यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। वो पूछती है मजाक करते हुए, आधा मन से चाहती है और आधा ऐसे मजाक के तौर पे पूछती है कि क्या यदि मैं एक स्कूल खोल दूं तो तुम आओगे। वो पूरा मुस्कुरा करके खुश होकर के कहता है हाँ। उसके छोटे से दिल में एक बड़ी सी उम्मीद जगती है, छोटे से बच्चे के छोटे से दिल में एक बड़ी सी उम्मीद जग जाती है कि लगता है चलो मुझे भी मौका मिलेगा पढ़ने का। वे कौन है जो सीमापुरी के वैसे जगहों पे रह रहे हैं, डिस्कार्डेड प्लेस पे, जहाँ पे ड्रेन का वाटर बहता है, नाले का पानी बहता है, जहाँ पे कचरा फेंका जाता है, गार्बेज फेंका जाता है, गार्बेज के डंप्स हैं। दे आर द स्क्वैटर्स, दे आर द रिफ्यूजीज हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, ढाका ईयर्स एगो। वर्षों पहले 1971 में वे ढाका से भाग करके आए थे, पलायन करके। क्यों आए थे, अभी भी वो डिस्टेंट मेमोरी याद है इन लोगों के। तूफान आया था, स्टॉर्म, एंड इट डिस्ट्रॉयड हिज होल क्रॉप्स एंड हाउस। उसके घर को, उसके फसलों को नष्ट कर दिया। देयर दे हैड टू लीव हंग्री, उन्हें वहां भूखे रहना पड़ता, सोना पड़ता। बट हियर एटलीस्ट दे आर गेटिंग फूड, 2 टाइम्स मील, कम से कम 2 वक्त की रोटियां, भोजन तो उन्हें मिल जाती है। वो आए, अब उनके पास पैसे तो है नहीं कहीं भाड़े पे लेकर के या ज़मीन खरीद के बनाएंगे। तो जो डिस्कार्डेड प्लेस होता है, ड्रेन वाटर, जो अनऑथराइज्ड वे से वे लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे कचरे के ढेर के बगल में, नाले के बगल में अपने अनऑथराइज्ड कॉलोनी बना लेते हैं, उसी में रहते हैं और जीवन यापन किसी प्रकार से करते हैं। कुछ समय के बाद बच्चा दौड़ते हुए आता है और पूछता है नरेटर से, इज योर स्कूल रेडी, कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। अब ये तो मजाक के तौर पे कहे थी, लेकिन मासूम सा दिल, इनोसेंट हार्ट उसको सीरियसली, पॉजिटिवली ले लेता है। उसके इस सवाल पे वो एम्बैरेसमेंट, घुटन सी महसूस होती है और कहते हैं, नो इट विल टेक सम टाइम, समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा। कब तक तैयार हो जाएगा, जब इसके बचपन खत्म हो जाएंगे, पढ़ने की उम्र खत्म हो जाएंगे, तो फिर बन के फायदा इनके लिए क्या होगा। इनकी तो बचपन शिक्षा से वंचित और महरूम रह जाएगा। लेकिन फिर सोचते चलो, ऐसे लोगों के दुनिया में, ब्लिक वर्ल्ड में, उदासीन दुनिया में ऐसे वादाएं प्रचुर होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, चलते रहते हैं। लोग आते हैं, ठग के चले जाते हैं। ये फिर कोई बात नहीं। एक दिन वो देखती है बच्चों के एक टोली को, ग्रुप को। धीरे धीरे वो पहचान जाती है। पहले उस बच्चे से पूछती है नाम, व्हाट इज योर नेम, साहिब आलम, ही अनाउंसेस। वो अपना नाम वो बच्चा बताता है। रैक पीकर जो है, ध्यान रखेंगे, साहिब आलम अपना नाम बताता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसलिए ध्यान देंगे।
He doesn't know the name of his meaning of his name. सॉरी, अपने नाम का अर्थ उसे पता ही नहीं है। साहेब आलम, शाह मतलब मालिक, आलम मीन्स यूनिवर्स, वर्ल्ड, संसार, ब्रह्मांड का मालिक, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसका मीनिंग हो रहा है। और कर क्या रहा है? तो कचरा चुन रहा है। यदि नाम का सही अर्थ होता उसे पता, तो शायद ही विश्वास कर पाता कि नाम का अर्थ मेरा है ब्रह्मांड का मालिक। का काम क्या कर रहे हैं? तो रैग पिकिंग कर रहे हैं, कचरा चुन रहे हैं। अजीब सी बात है, अजीब सी इत्तिफाक है, आयरोनी है उसके नाम में और एक उसके वर्क में। आयरोनी ऑफ फेट भी यहाँ पे कहा जा सकता है, भाग्य की भी आयरोनी। नाम क्या रखा गया, काम क्या करना पड़ रहा है। उसके बाद बच्चों के ग्रुप में वो ग्रुप से मिलती है। हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, यहाँ पे नैरेटर लिखती है, जो कि मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपीयर होती है, होते हैं बच्चों की टोली। और दोपहर होते होते कचरा चुन करके चले जाते हैं। एक बच्चे से पूछती है, खाली पैर रहता है सारे लोग, बच्चे की टोली, वाई डोंट यू वेयर फुटवेयर? एक बच्चे से पूछती है वो नैरेटर, जूते चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? द चाइल्ड सिंपली आंसर्स, माई मदर डजंट गिव मी, मेरी माँ मुझे देती नहीं है, शी हैज केप्ट देम ऑन शेल्फ, छज्जे पे रख दी है। दूसरा बच्चा है जो कि जूता पहने तो मैच नहीं कर रहा था, अरे एक अलग कंपनी की, एक अलग कंपनी की कचरा चुनने के दौरान मिला होगा, पहन लेता है, उससे क्या फर्क पड़ता है उसको। वो कहता है इफ हिज मदर गिव्स हिम ही विल थ्रो देम ऑफ, यदि उसकी माँ उसे देती है तो वो फेंक देगा, खो देगा। लेकिन जब उसके पैरों पर वो ध्यान देती है तो ही ट्राइज टू कवर हिज फिट, छुपाने की कोशिश करता है। ठीक वैसे ही आप नहा के आइए, तौलिया पहने रहिए, और कोई आदमी अचानक आ जाए तो तौलिया तो बड़ा होगा नहीं, अब उसको खींच के बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि कहीं ज़्यादा खिंचा गया तो समझ सकते हैं कि क्या होगा। जो ढका हुआ है वो भी, हाँ, समझ रहे होंगे। फिर वो गांव के गलियों में, शहर के सड़कों पर भी देखती है बहुत सारे लोगों को कि खाली पैर ही है। तब समझती है ये केवल पुवर्टी नहीं है, पुवर्टी इज ओनली अ लेम एक्सक्यूज, ये झूठा बहाना है। दे आर ट्रेडिशनली एकस्टम टू रिमेन बेयरफुट, ट्रेडिशनली खाली पैर रहने की उन्हें आदत सी हो गई है पारंपरिक तौर पर। फिर एक यूरोपी एक शहर है, वहाँ का एक व्यक्ति कहानी सुनाता है 30 ईयर्स एगो और सम, कि किस प्रकार से उसके फादर, उस बच्चे के फादर एक प्रिस्ट थे एक मंदिर में, वो खाली पैर रहता था। देवी की एक मंदिर थी, देयर वाज अ टेम्पल ऑफ गॉडेस। जब कभी वो खाली पैर मंदिर जाता था तो गॉडेस के टेम्पल के पास कुछ देर तक रुकता था और देवी से, गॉडेस से प्रार्थना करता था फॉर ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़े जूते के लिए। जब फिर उसे मिल जाता है तो बड़ा संभाल के रखता है कहीं खो न जाए, क्योंकि इतनी मशक्क़त, इतने प्रेयर, इतनी आरजू, इतनी मिन्नत, इतनी बिनती, इतनी प्रार्थना, इतनी आराधना, इतनी स्तुति के बाद तो मिला है, कहीं इस बार भी खो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन फिर 30 ईयर्स लेटर द होल टाउन चेंज ए लॉट, पूरे चेंज हो जाते हैं। अ न्यू प्रिस्ट स्टार्ट्स सर्विंग इन द टेम्पल, नए प्रिस्ट जो है उसमें काम करते हैं। प्लास्टिक की कुर्सियाँ लगी है, फोल्डिंग की बेड लगे हुए हैं, बहुत सारे चेंज हुआ। बच्चा जो है उनका वो टाई बांधे हुए है, शूज़ पहने हुए, बैग लिए हुए हैं। इट मीन्स इट हैज़ चेंज्ड, बट द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स हैज़ स्टिल नॉट चेंज्ड। लेकिन रैग पिकर की ज़िंदगी अभी तक नहीं सुधरी थी, नहीं बदली थी। अब आगे हम बढ़ते हैं कहानी में। फिर नैरेटर को महिलाओं की एक ग्रुप मिलती है, टेटेड साड़ीज, फटी हुई साड़ी पहने रहती है। उनको पूछा जाता है कि व्हाई डिड यू लीव योर होम टाउन, ढाका, आप ढाका छोड़ के यहाँ क्यों चले आए हैं? बताते हैं कि यहाँ तो कम से कम भरपेट भोजन मिल जाता है। भरपेट भोजन, वहाँ तो भूखे पेट सोना पड़ता था।
चूँकि तूफान नष्ट कर दिया घर को, क्रॉप्स को, इन सारे चीज़ों को, किसी ने उनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा दिया। इंडिया है, उदार देश है, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को लेकर के चलने वाला देश है। गंगा है, कितनों गंदगी डालो, ये की भर द सेम गंगा, प्योर गंगा तभी भी है, तब भी वही गंगा है, वही इंडिया है। सेम इंडिया, सेम गंगा। कुछ लोग उसकी स्थिति पर तरस खाते हैं, वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा देते हैं, उससे राशन कार्ड बन जाता है, उन्हें भोजन मिलता है। बच्चों के लिए रैग पिकिंग क्या है? दिस इज ए टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। कभी 1 रुपया, कभी 10 रुपये का नोट बताता है कि कोड़ने में, कुरेदने में मिलता है, एक मिला तो और ज़्यादा पाने की उम्मीद जग जाती है। जैसे इंसान के पास सेटिस्फेक्शन नहीं होता है लाइफ में, जितना मिलता है हम और अधिक चाहते चले जाते हैं। द मोर वी गेट द मोर वी वांट। हमारे चाह की कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई परिधि नहीं है। बस वैसे ही तो बच्चों के लिए भले वो इंटरटेनमेंट का साधन हो जाता है, लेकिन बड़ों के लिए क्या है? सोर्स ऑफ सर्वाइवल है। थोड़ी सी कमाई हुई तो उससे कुछ अनाज, खाना पीना ले आया और उसकी जीवन वैसे ही चलती है। झुग्गियों में वही पलते हैं, बढ़ते हैं, वैसे उनकी जीवन जिंदगी बीतते रहती है, चलते चली जाती है। एक दिन साहब पैंट पहने हुए था और टेनिस शूज पहने हुए था। ही वॉज वॉचिंग अ गेम ऑफ टेनिस। 2 young men dressed in white were playing। 2 young men व्हाइट ड्रेस पहने हुए टेनिस खेल रहा था। साहब पूरा इंटेंटली, उत्सुकता पूर्वक देख रहा था। जैसे नरेटर को देखता है, वो गुनगुना करके कहता, आई लाइक दिस गेम। मुझे ये गेम अच्छा लगता है। खेलते भी हो? बोले नहीं। जब कोई नहीं होता है तो गेटकीपर मुझे अंदर घुसने देता है और झूला झूलने देता है। उसके जूते पर जब नज़र दौड़ाती है तो वो कहता है समवन हैज़ गिवन, बताता है किसी ने मुझे दिया है। और फैक्ट था दैट दोज वर द डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। किसी धनी लड़के के द्वारा छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ जूता था, क्योंकि उसके एक जूते में छेद था, होल था। लेकिन इसको क्या फ़र्क पड़ता था, खाली पैर रहता था। आज तो कम से कम एक होल वाला जूता है सही, छेद वाला जूता है सही, जूते तो थे। एक दिन फिर नरेटर से उसकी मुलाकात हो जाती है। वो दौड़ते हुए आता है। ही वॉज टेकिंग अ कैन, मिल्क कैन, एंड ही वॉज गोइंग टू मिल्क बूथ। वो मिल्क बूथ पे जा रहा था। साहेब आलम, वो बच्चा दौड़ करके नरेटर के पास आता है और कहता है नाउ आई वर्क एट अ टी स्टॉल, इशारा करते हुए बिसाइड द रोड, कि रोड के बगल में एक चाय की दुकान पे मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपये और मुझे मेरा सारा भोजन मुझे दिया जाता है। नरेटर पूछती है एक सवाल, आर यू हैप्पी वर्किंग देयर? क्या तुम वहाँ काम करके खुश हो? जितना केयर फ्री लुक होकर के वो दे करके बता रहा था, उसके सर झुक जाते हैं। इट मीन्स ही वॉज नॉट हैप्पी वर्किंग देयर। इसका मतलब वो वहाँ पे काम करके खुश नहीं था। द बैग वॉज हिज, कचरे का वो बैग था वो उसका अपना था, मीन्स ही वॉज हिज ऑन मास्टर। लेकिन ये मिल्क कैन किसी और का था, मीन्स ही वॉज वर्किंग अंडर समवन। किसी के अंदर वो काम कर रहा था। किसका स्लेव हो चुका था वो? तो टी स्टॉल के ऑनर को। इसलिए वो खुश नहीं था। उसकी फ्रीडम, आज़ादी छीन सी जाती है। उसकी ज़िंदगी कचरे सुनने से शुरू होता है और चाय की दुकान पे कप प्लेट धोने से शायद अंत हो जाता है, दम तोड़ देता है। इस कहानी का फर्स्ट पार्ट यही है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग के सेकेंड पार्ट में फिर नरेटर एक संवाद स्थापित करती है एक बच्चे से जिसका नाम मुकेश है। फर्स्ट पार्ट में बताया गया था जो बच्चा है उसका नाम साहेब आलम है। सेकेंड पार्ट में फिर एक बच्चे, महरूम बच्चे से बातचीत करती है, उसका नाम मुकेश होता है। मुकेश बिलोंग्स टू अ बेंगल मेकिंग फैमिली। मुकेश किस परिवार से बिलोंग करता है? तो चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता है, जहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी
फिरोजाबाद के बेंगल मेकर्स की कहानी है। लोग उसी में फर्नेस के पास पीसेस ऑफ ग्लास को सोल्डर करने में, उसको पॉलिश करने में पीढ़ी दर पीढ़ी उसी में लगे हुए हैं। अभी भी हमारे आपके शहर में आप देखेंगे दुकानों में जो चूड़ियाँ मिलती है उसमें फिरोजाबाद ही लिखा रहता है। चूड़ियों का सबसे बड़ा कारखाना फिरोजाबाद में है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है, ये आप जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए। नरेटर से जब उसकी मुलाकात होती है तो ही वांट्स टू बिकम हिज ऑन मास्टर। लाइक अदर पर्सन्स, दूसरे लोगों की तरह वो किसी के अंदर काम नहीं करना चाहता है, बल्कि अपना मालिक खुद बनना चाहता है। What would you like to do? क्या करना चाहते हो? वो बताता है I want to drive a car और become motor mechanic। उसके पास दो ऑप्शन वो बताता है, या तो मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ या मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? नरेटर पूछते हैं उससे कि गाड़ी के बारे में तुम्हें कुछ आता होता है? आई विल लर्न। उसके मन में अभी तक विश्वास है। वो नरेटर के आंखों में आंखें डाल करके बातचीत करता है। बट द गराज इज वेरी फार फ्रॉम योर होम। नरेटर पूछती है, कहती है लेकिन गराज की दूरी तो तुम्हारे घर से काफी दूर है। आई विल गो देयर ऑन फुट। पैदल ही चला जाऊंगा। दिस शोज द डिटर्मिनेशन ऑफ मुकेश। ये मुकेश के डिटर्मिनेशन को, दृढ़ता को, डेडिकेशन को, लगन को दिखाता है। लेकिन वो किसी के अंदर काम नहीं करना चाहता। ही ऑल्सो वांट्स अ फ्री लाइफ। वो एक स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहता है। फिर नरेटर को वो घर ले जाता है अपना, जो कि स्टिंकिंग लेन, दुर्गंध युक्त गलियों से होकर के गुजरते हैं, जिसमें फटी हुई दीवारें, टेम्पोररी डोर्स ऐसे लगे होते हैं, कई घरों से पार करते हैं। नरेटर फिर वो मुकेश एक वैसे ही घरों के पास रुकता है, पैर से ठोकर मार करके दरवाजे को खोलता है। से इंटर से हाफ बिल्ट सैक, अर्धनिर्मित एक सैक मतलब कि छारा हुआ जो होता है, उसी में प्रवेश करती है। तो देखती क्या है, अ फ्रेल वुमेन, जो कि यंग ही थी, फ्रेल वुमेन, शी वॉज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर ऑल द 4 मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। वो शाम के भोजन को बना रही होती है 4 परिवारों के लिए। कौन कौन? एक मुकेश के लिए, एक मुकेश के बड़े भाई के लिए, और एक इन दोनों के फादर के लिए, और एक खुद के लिए। मीन्स शी वाज मुकेश एल्डर ब्रदर्स वाइफ। मुकेश के एल्डर ब्रदर की पत्नी थी, भाभी थी। आँख में भले धुआं था लेकिन होठों पे मुस्कान थे, क्योंकि किसी का जब आप सम्मान करेंगे तो झुंझला करके, इरिटेटेड होकर तो करेंगे नहीं, बल्कि मुस्कुराहट के साथ ही करेंगे। तो मुस्कुरा करके नरेटर को रिसीव करती है। पालक का साग डबक रहा होता है और एल्युमिनियम के प्लेट में नीचे और कटी हुई सब्जियां पड़ी रहती हैं। वुडन स्टोव, लकड़ी वाला चूल्हा पे वो लकड़ी उकड़ी लगा करके किसी प्रकार से काम वो कर रही थी। कभी बुझ जाता होगा तो फूंकती होगी, धुआं होता होगा, आंखों में भरता है। तभी फिर नरेटर के ये मुकेश के फादर आ जाते हैं और बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में केवल यही एक काम कर पाया है। कौन सा काम भाई? तो घर बना पाया है। बहुत सारे लोग तो अपने जीवन में वो भी नहीं कर पाते हैं, और जो मैं जानता था अपने दोनों बच्चों को सिखा पाया हूँ। क्या चीज़? द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ी बनाने की कला को मुकेश को, मुकेश के बड़े भाई को। उनके फादर एट फर्स्ट ही वर्कड एज अ टेलर, पहले टेलर के रूप में काम करते थे, फिर जो है बेंगल मेकर के रूप में काम करते हैं। निश्चित रूप से वो डिफ़िकल्ट जर्नी है, बहुत ही कठिन चीज़ है। हजारों लोग अंधेरे हटमेंट्स में, जहाँ पे न हवा है न रोशनी है, फ्लिकरिंग ऑयल लैंप, तेल की लैंप के पास बच्चे जो है लगे हुए हैं, बहुत सारे चूड़ियों को, बेंगल्स को शोल्डर कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं। मुकेश के परिवार भी उसमें से एक है। मुकेश नहीं चाहता कि मैं भी इस दौर से गुजरूं। अल्टीमेटली मुकेश की दादी आती है, एक ओल्ड लेडी होती है, अपनी पीड़ा को सुनाती है, कि बताती है हिंदी में लिखा हुआ कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, इंटायर लाइफ में इतने काम करने के बावजूद
भरपेट भोजन नसीब नहीं होती है। बेंगल मेकर की मजबूरी क्या है? तो यदि वो काम छोड़ दें तो भूख से मर जाएंगे, और काम करेंगे तो ब्लाइंड हो जाएंगे। सांप छुछुंदर वाला हाल है। सांप यदि छुछुंदर को चूहे समझ करके पकड़ लेता है तो खा जाता है तो मर जाता है, छोड़ जाता है तो अंधा हो जाता है। तो उसके एक उपाय है कि पानी में डुबकी लगा के छोड़ दे तो अंधा होने और मरने से बच सकता है। इनके पास तो ये भी ऑप्शन नहीं है। यदि बेंगल मेकिंग छोड़ देंगे तो भूख से मर जाएंगे, और करेंगे तो आंख में जो डस्ट पड़ेगा पॉलिश करने से, उससे वो ब्लाइंड हो जाएंगे। दिस इज देयर प्रॉब्लम, दिस इज देयर डायलेमा। ये मारिच वाली स्थिति है। मन मन मारिच करें बेचारा, दोनों तरफ से मरण हमारा। जब सीता को, जानकी को लुभाने के लिए रावण अपने मामा मारिच को भेजता है कि वेश बदल के तुम जाओ, मायावी हो, हिरण का रूप धारण करके। ये कहता है कि महाराज मैं मारा जाऊंगा। तो बताता है कि नहीं जाओगे तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। तो मारिच सोचता है कि चलो इस दुष्ट के हाथों से, पापी के हाथों से मरने से बेहतर है कि मैं प्रभु श्री राम के हाथों से ही मर जाऊं। और अंतिम में वही हाल होती है उसकी। यहाँ पे वही स्थिति है। यहाँ तो कोई तारनहार भी नहीं है। जब इन लोगों की स्थिति को देखते, एक बच्चा, सविता नाम की एक लड़की है जो कि यंग गर्ल है, वो क्या कर रही होती है, तो चूड़ियों को रोल कर रही है, बना रही होती है। शी डजंट नो द सैंक्टिटी ऑफ बेंगल्स। बेंगल की पवित्रता उसे मालूम नहीं है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ये सुहाग का प्रतीक है, शादी में शुभ होता है। और जब ये बड़ी होगी तो उन्हें भी इन चूड़ियों का महत्व पता चलेगा। नैरेटर पूछती है युवाओं के ग्रुप से कि तुम लोग एक कमेटी क्यों नहीं बना लेते हो? वो बताता है कि इफ़ वी विल्ड दे विल ड्रैग अस एंड बीट अस एंड इम्प्रिजन अस। यदि हम एक कमेटी बना लेते हैं तो हमें घसीट करके कोई इलीगल करने का आरोप लगा करके ले जाया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा और पीटा जाएगा। इस प्रकार से वो जुर्म के शिकार होते हैं। नैरेटर समझ जाती है इन दोनों के दुनिया में, इस दुनिया में दो प्रकार की दुनिया है। एक दुनिया ऐसे दबे कुचले लोगों की है जिन्हें सताया जाता है बचपन में ही, एक बैगेज बोझ डाल दिया जाता है और नेचुरली वे लोग इसे ढोने के लिए अभ्यस्त बन जाते हैं। और एक दुनिया वैसे लोगों की है जो कि कंस्पिरेटर हैं, षड्यंत्रकारी हैं, पुलिसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, लॉयर्स हैं। ये सारे लोग मिलकर के उस पर बोझ डाल देते हैं जो कि नहीं ढो पाता है। फिरोजाबाद के गलियों में फिरोजाबाद के ऊपर शायद ही कोई प्लेन उड़ता हो आसमान में, लेकिन गलियों में कुछ कारों को इधर उधर करते हुए देखती है नैरेटर। मुकेश यही इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है, इसलिए शायद वो मोटर मैकेनिक या कार ड्राइवर बनने की ठान लेता है। फिर नैरेटर उससे पूछती है, अंतिम में फिर वो रिपीट करता है आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक और ड्राइव अ कार। तो नैरेटर फिर उससे पूछती है कि क्या कभी तुम प्लेन उड़ाने के बारे में नहीं सोचे हो? वो खामोश शांत हो जाता है। तो नैरेटर इस प्रकार से वंचित समाज की मजबूरियों को दिखाने की कोशिश किया है और किस प्रकार से गरीबी और मजबूरियों के बीच बचपन अपने दम तोड़ता हुआ, सिसकता हुआ नजर आता है, इन चीज़ों को दिखाने की कोशिश किया है। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको समझ में आया होगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक अधिक से अधिक करें मेरे दोस्त, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो करने में आप सभी का कोऑपरेशन अधिक से अधिक चाहिए। थैंक यू।